Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs का रैपिड रिवीजन करेंगे. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन 1. गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय. गैस गैंग्रीन किसके द्वारा होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंगेंस, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल या एनएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई. The right answer is option B, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंगेंस. गैस गैंग्रीन डिजीज़ के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जो कि हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफिंगेंस एंड क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची. क्वेश्चन नंबर 2. द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन विच स्टेट ऑफ चाइना. कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के किस स्टेट में मिला था? बीजिंग, शंघाई, हुबेई या टियानजिन. The right answer is option C, हुबेई. चाइना के हुबेई प्रोविंस के वुहान शहर में नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट नेम. कोरोना वायरस का नाम उसे किस बिहाफ पर रखा गया? ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन. उसके स्ट्रक्चर में क्राउन जैसे उभार पाए जाते हैं, इसलिए. ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन. उसमें लीफ लाइक प्रोजेक्शंस की प्रेजेंस के कारण. ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स. उसकी सरफेस पर ब्रिक्स जैसी, ईंटों जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं. ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस वायरस के चारों तरफ एक क्राउन जैसी सरफेस है और उसके ऊपर इस प्रकार से प्रोजेक्शन निकले होते हैं. जब किसी कॉन्टेस्ट विनर को, ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर को जो ताज पहनाया जाता है, क्राउन पहनाया जाता है, उसके ऊपर जिस प्रकार से प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ इसी प्रकार की स्ट्रक्चर होने के कारण इसे कोरोना वायरस नाम दिया गया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वाज WHO डिक्लेयर्ड नोवेल कोरोना वायरस एज COVID-19. WHO ने कोरोना वायरस को COVID-19 किस डेट को डिक्लेयर किया? 31 जनवरी, 5 फरवरी, 11 फरवरी या 12 मार्च 2020 को. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11 फरवरी 2020 को. 11 फरवरी 2020 को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोवेल कोरोना वायरस को COVID-19 डिक्लेयर किया था, नेम दिया था. मॉन्टेक्स टेस्ट कंसीडर पॉजिटिव इफ रेडनेस इज मोर देन. टीबी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्किन टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, उसमें जो रेडनेस है कितने mm की हो तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे. 10 mm, 8 mm, 12 mm या 14 mm. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 10 mm. मॉन्टेक्स टेस्ट को हम इंट्राडर्मल रूट द्वारा परफॉर्म करते हैं. इसमें इंजेक्ट किए गए पीपीडी का रीडिंग 72 आवर्स के बाद किया जाता है, या यूं कहें कि 48 से 72 घंटे बाद इस टेस्ट के रिज़ल्ट्स को स्टडी किया जाता है. और अगर इस टेस्ट के रिज़ल्ट आपको रिज़ल्ट के रूप में 10 mm साइज़ का स्किन ड्यूरेशन देखने को मिले तो इस कंडीशन में हम उस पर्सन को टीबी डिजीज़ के लिए पॉजिटिव मानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी इन इंडिया। भारत में नियोनेट्स की मॉर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा कारण किसे माना जाता है? डायरियल डिजीज, बर्थ इंजरी, लो बर्थ वेट, कंजेनाइटल एनोमलीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। लेट्स सी द रैशनल। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट एंड प्री मैच्योरिटी। भारत में नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट का सबसे बड़ा कारण बच्चे का समय से पहले ही जन्म लेना होता है। अगर कोई बच्चा 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले ही जन्म ले ले तो उसे हम प्री टर्म बर्थ के नाम से जानते हैं। और इन प्री टर्म बर्थ वाले बेबीज़ में अक्सर शरीर का वज़न नॉर्मल वज़न से कम होता है और इनमें प्री मैच्योरिटी देखी जाती है। जन्म के समय नॉर्मल वज़न 2.5 से 3.5 केजी होना चाहिए और टर्म प्रेगनेंसी का जो टाइम है 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद बर्थ हो, या यूं कह सकते हैं 38 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के बीच अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ली नियोनेटल मॉर्टिलिटी का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कारण या मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, तो आप बताएंगे प्री मैच्योरिटी और कंजेनाइटल एनोमलीज। देखिएगा, नियोनेटल पीरियड जो होता है उसका मतलब है कि किसी भी बच्चे के जन्म के बाद से लेकर 28 दिन का जो समय होता है इसे हम नियोनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। अब इस 28 दिन के पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली नियोनेटल पीरियड ये जन्म से लेकर पहले 7 दिन का समय होता है और लेट नियोनेटल पीरियड इसे हम 8 दिन से लेकर 28 दिन के बीच का समय मानते हैं। तो याद रखिएगा, पहले 7 दिनों में बच्चे के मृत्यु होने का सबसे कॉमन कारण प्री मैच्योरिटी और कंजेनाइटल एनोमलीज को माना जाता है और जन्म के बाद लेट नियोनेटल पीरियड में बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन, जिसमें डायरिया और टिटनेस मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, हीमोथोरैक्स अकर्स इन। हीमोथोरैक्स किस सिचुएशन में देखने को मिलेगा? प्लूरल स्पेस में, थोरेसिक कैविटी में, पेरिटोनियल स्पेस में या पेरिओस्टियम में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लूरल स्पेस। आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्लूरल स्पेस क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये किसी पर्सन के लंग्स हैं। इन लंग्स के बाहर की तरफ जो चेस्ट वाल है, लंग्स और इस चेस्ट वाल के बीच का जो ये स्पेस है, इसे ही आप प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। अगर इस प्लूरल कैविटी में ब्लड एबनॉर्मल रूप से एक्यूमुलेट हो जाए, यहाँ ब्लड एबनॉर्मली इकट्ठा हो जाए, तो ये जो कंडीशन है इसे हम हीमोथोरैक्स के नाम से जानेंगे। होपफुली दिस इज़ क्लियर। हीमोथोरैक्स वह कंडीशन है जिसमें प्लूरल स्पेस के अंदर ब्लड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन देखा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ऑन्स इज इक्वल्स टू। 1 ऑन्स कितने ग्राम के बराबर होता है? इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फंडामेंटल्स। 50 grams, 30 grams, 15 grams, 45 grams. The right answer is option B, 1 ऑन्स जो है लगभग 30 ग्राम के इक्वल्स होता है। अगर आपसे एग्जामिनर
और डीप में जाकर 1 औंस और ग्राम की एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो आप बताएंगे 28.35 ग्राम का एग्जैक्टली 1 औंस होता है। लेकिन मोटा मोटा याद रखिएगा कि 1 औंस जो है 30 ग्राम के बराबर होता है। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 1 औंस इक्वल्स टू 2 टेबल स्पून्स, बिकॉज हम 1 ग्राम को रफली 1 ml के बराबर मानते हैं और 1 टेबल स्पून के अंदर 15 ml होते हैं, तो 2 टेबल स्पून जो होंगे 30 ml के होंगे, यानी 30 ग्राम्स के होंगे। तो इनडायरेक्टली 1 औंस को हम 2 टेबल स्पून के बराबर भी मानते हैं। टेबल स्पून यानी बड़ा चम्मच जो कि 15 ml का होता है, और टी स्पून यानी छोटा चम्मच जो कि 5 ml का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरियासिस इज अ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ। सोरियासिस जो डिजीज है वो किससे संबंधित है? आई, नोज, ईयर, स्किन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सोरियासिस स्किन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिलेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? वैसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वैसोप्रेसिन। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये लगभग मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है जो कि ब्रेन में पाई जाती है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब जिसे आप एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं, एक होता है पोस्टीरियर लोब जिसे आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जिसे आप एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, इन दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन करता है और ये हार्मोन फिर यहाँ से निकलकर इस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और बॉडी में इनकी आवश्यकता पड़ने पर ये यहाँ से धीरे धीरे रिलीज किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं जो कि हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती है, इनका निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन इनका स्टोरेज जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैंसर रिलेटेड विथ एड्स। एड्स के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कौन सा होता है? ल्यूकीमिया, एड्रीनोकार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कापोसी सार्कोमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एड्स के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा होने वाला जो कैंसर टाइप है वो है कापोसी सार्कोमा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल आरबीसी रेंज इन अडल्ट्स में आरबीसी का कुल नंबर कितना होता है? नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 4.3 to 5.7 ट्रिलियन, 4.5 to 5.5 मिलियन, 150 to 450 बिलियन, 2000 to 3000 मिलियन। The right answer is option B, 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ द ब्लड। यहाँ पर बताई गई वैल्यू अपकमिंग एग्जाम्स में बताई गई एग्जैक्ट वैल्यू से कुछ डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि हर ऑथर हर बुक से जो मैं जहाँ से डाटा लिया जाता है सोर्स, वहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट होती ही हैं। तो आप रफली याद रखिएगा, 4 से 6 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड ये नॉर्मल आरबीसी की रेंज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI? IMNCI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए,
इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन बी इंडियन मेंटेनेंस ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन डी इनकॉर्पोरेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। The right answer is option C. IMNCI का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। Integrated Management of Newborn and Childhood Illness IMNCI program launched in India in 2003 and merged in RCH and NHM in 2005। IMNCI प्रोग्राम जो है भारत में 2003 में लॉन्च किया गया था और फिर इसे RCH प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया वर्ष 2005 में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस आर कॉल्ड। उस डिजीज का नाम आपको बताना है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। पैरासाइटिक डिजीज, प्रोजोनल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऐसे सभी डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं जूनोटिक डिजीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो रेबीज रैबिडो या लाइसा वायरस द्वारा होने वाला डिजीज है। ये डॉग बाइट के बाद ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपगार स्कोर इज मेजर्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट। अपगार स्कोर में आप किसे मेजर नहीं करते हैं? रेस्पिरेटरी स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, नेफ्रोलॉजिकल स्टेटस या फिर सर्कुलेटरी स्टेटस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अपगार स्कोरिंग में हम नेफ्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अपगार स्कोर 1952 में वर्जीनिया अपकार द्वारा दिया गया था। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में जन्म के बाद 1 मिनट और 5 मिनट पर परफॉर्म किया जाता है। इस असेसमेंट के द्वारा हम बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज़ की वेलबींग को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal systolic blood pressure is 28 years old adult is। 28 साल के व्यक्ति में नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है ये आपको बताना है। 140, 160, 100 या 120। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 120। किसी भी हेल्दी अडल्ट पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg के बीच में। अगर यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी पूछा जाए तो इसका मतलब है अपर बीपी, और अगर डायस्टोलिक पूछा जाए तो इसका मतलब है लोअर बीपी। किसी भी आर्टरी की ब्लड वेसल्स पर ब्लड द्वारा लगाया गया दबाव एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। किस पेशेंट को आप ईसीटी नहीं दे सकते? एमआई, सीवियर हाइपरटेंसिव, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, जो लोग सीवियर डिप्रेशन से सफरिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं,
उनके इलाज के लिए हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कि उनके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करवाए जाते हैं और फिर इस शॉक के कारण उनकी जो ये डिसऑर्डर कंडीशन है ये ठीक हो जाती है, डिप्रेशन कंडीशन ठीक हो जाती है। और याद रखिएगा, एमआई, सीवियर हाइपरटेंशन और जिन लोगों में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो उन्हें आप कभी भी ये थेरेपी ना दें, अदरवाइज उनमें कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग। किसी न्यूबॉर्न बेबी में मैच्योरिटी रेटिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अपगार्ड, बेलार्ड, चैंडलर या ओलेंडर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेलार्ड स्कोर। ये क्वेश्चन अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इस बेलार्ड स्कोर में जो डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है वो किस प्रकार का होता है, इसे भी आप ज़रूर देख कर जाएँ। बेलार्ड स्कोर फीटस की मैच्योरिटी को असेस करने वाला इम्पॉर्टेंट टूल है। क्वेश्चन नंबर 19, WHO सर्जिकल चेकलिस्ट कंटेनिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी पर्सन में सर्जरी से पहले इक्विपमेंट्स को चेक करने की एक चेकलिस्ट बनाई है, उसके अंदर कौन सा पॉइंट नहीं होता? टाइम इन, साइन आउट, साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, WHO सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट। इसके अंदर टाइम इन ऑप्शन नहीं होता। इस WHO सर्जिकल चेकलिस्ट कैसी होती है इसकी इमेज ज़रूर देखें और इसके कंपोनेंट्स को भी रिवाइज करके जाएं। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है ये। डिगॉक्सिन इज स्टॉप इन चाइल्ड इफ़ द चाइल्ड हार्ट रेट इज़ बिलो। अगर किसी बच्चे में डिगॉक्सिन ड्रग दी जा रही है, इस बच्चे की हार्ट रेट कितने से कम हो कि आप इस डिगॉक्सिन का इन्फ्यूज़न या इसे देना बंद कर देंगे? 110, 100, 90, 80। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, डिगॉक्सिन हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इस ड्रग को देने के बाद हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज़ होती है। हार्ट रेट यानी हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, पल्स है, वो तो डिक्रीज़ होगी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। इस मेडिसिन को यदि आप अडल्ट को दे रहे हैं और अडल्ट की हार्ट रेट 60 या इससे कम होती है तो आप इसे तुरंत देना बंद कर दें, अदरवाइज पेशेंट की हार्ट रेट और ज़्यादा कम हो सकती है। चाइल्ड के अंदर हार्ट रेट 70 से कम होने पर इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता और इन्फेंट्स के अंदर हार्ट रेट 90 से कम होने पर इसे नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्बिड ओबेस पेशेंट विच पोजीशन यूज फॉर इंट्यूबेशन। किसी मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, ईटी ट्यूब लगानी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगानी है, तो इसके लिए उसे किस पोजीशन में लाया जाएगा? स्निफिंग, रैम्प, रोज, सुपाइन। इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसका डायग्राम जरूर देख लें, इमेज जरूर देख लें। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रैम्प पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन is also used for intubation but not in obese patient. रॉस पोजीशन देखिएगा, यहाँ पर अगर कोई पर्सन नॉर्मल है यानी कि वो ओबेज नहीं है तो उसके लिए स्निफिंग पोजीशन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर कोई पर्सन ओबेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, मोटा है,
तो उसके लिए हम रैंप पोजीशन इस्तेमाल करेंगे। रैंप पोजीशन के अंदर पेशेंट को इस प्रकार से कुछ नीचे सपोर्ट देकर लेटाया जाता है। इस पोजीशन में पेशेंट को लाने के बाद इस चीज़ को देखा जाता है कि उसका जो ईयर है और उसका जो स्टर्नम बोन है ये दोनों एक ही लेवल में होनी चाहिए। इस पोजीशन में लाने के बाद इन ओबेस पेशेंट में जो इंट्यूबेशन करना होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two type of medicine prescribed for a patient, one is eye ointment and one is liquid from drug, then nurse administer which one first? आप किसी आई हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, आई के स्पेशलिस्ट ने आपको किसी पर्सन के अंदर आई के अंदर ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप डालने के लिए कहा, तो इन दोनों में से किस चीज़ को आप पहले डालेंगे? फर्स्ट इंस्टिल लिक्विड देन ऑइंटमेंट, फर्स्ट इंस्टिल आई ऑइंटमेंट देन लिक्विड। पहले आई ड्रॉप डालेंगे या आई ऑइंटमेंट डालेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा, ऑइंटमेंट जो होता है वो कुछ गाढ़ा चिपचिपा मेडिसिन होता है, इसे एब्जॉर्ब होने में समय लगता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम पहले जो लिक्विड है यानी जो आई ड्रॉप है उसे डालेंगे। आई ड्रॉप को जैसे ही डालेंगे आप, बहुत ही जल्दी ये आइज़ द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और फिर उसके तुरंत बाद आप इसे डालने के कुछ समय बाद आप ऑइंटमेंट डाल सकते हैं। अगर आपने पहले ऑइंटमेंट डाल दिया तो इससे एब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए हम पहले आई ड्रॉप्स को डालते हैं और फिर ऑइंटमेंट को डालते हैं। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेबर रूम नर्स सीन अ वेरिएबल डिसलरेशन ऑन मॉनिटर स्ट्रिप, इन दिस कंडीशन व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन? आप एज अ नर्स लेबर रूम में ड्यूटी कर रहे हैं और किसी लेबर वाले पेशेंट के मॉनिटर पे आप वेरिएबल डिसलरेशन देखते हैं, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? Inform the doctor, change the position, administer oxygen, provide psychological support. The right answer is option B. जैसे ही पर्सन में वेरिएबल डिसलरेशन कंडीशन होती है तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन चेंज करते हैं। कहीं पेशेंट की पोजीशन के कारण बच्चे की जो सर्कुलेशन है वो तो अफेक्ट नहीं हो रही, इस वजह से सबसे पहले हम उसे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में लाते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में लाने से जो डिसलरेशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। इसके अलावा लेट डिसलरेशन कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना प्रायोरिटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन विच concern should the nurse focus when caring for a client after abdominal surgery? किसी एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट की केयर के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई साइन ऑफ ब्लीडिंग, ऑप्शन बी, प्रिवेंट प्रेशर ऑन सूचर लाइन, ऑप्शन सी, एनकरेज फॉर यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। The right answer is option A, identify sign of bleeding. जब भी किसी एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट की आप केयर करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग या हेमरेज कंडीशन तो नहीं, इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखेंगे क्योंकि इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग को मोस्ट सीरियस कंसर्न माना जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर कॉमन व्हेन बाइल डज नॉट फ्लो आउट थ्रू द इंटेस्टाइन. Vitamin K, a fat-soluble vitamin synthesized in small intestine, requires bile salts for its absorption. Vitamin K is used by liver to synthesize prothrombin necessary for clotting. देखिए, अगर किसी पेशेंट के अंदर आपने एब्डोमिनल की कोई सर्जरी की है तो इस सर्जरी के बाद जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर से निकलकर इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, और अगर बाइल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है तो इंटेस्टाइन से विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और अगर विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो
क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है। देखिए, आपके लीवर के अंदर विटामिन के द्वारा 4 इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि हैं 2, 7, 9 और 10। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन लीवर में विटामिन के द्वारा किया जाता है। अगर क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन 13 में से कोई एक भी फैक्टर मिसिंग हो तो क्लॉट नहीं बन पाएगा और थोड़ी भी इंजरी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, इंटेस्टाइनल सर्जरीज के बाद विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और इसके बाद पर्सन ब्लीडिंग की रिस्क पे रहता है और इन पेशेंट्स में इसीलिए ऑपरेशन के बाद हेमरेज या ब्लीडिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO हैंड वॉशिंग टाइम विथ सोप इज। WHO के अनुसार साबुन के साथ हैंड वॉशिंग का टाइम कितना होना चाहिए? 20 से 30 सेकेंड, 40 से 60 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। WHO के अनुसार सोप से वाटर्स को रिंस करने का जो टाइम है 20 to 30 सेकेंड्स होना चाहिए। रूटीन हैंड वॉशिंग 20 to 30 सेकेंड्स, मेडिकल हैंड वॉशिंग विथ सोप 60 सेकेंड्स, सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज 2 मिनट्स। Next question, in insulin injection to prevent lipodystrophy in each time, avoid same site and minimum rotation injection each time is। किसी पेशेंट को आप रेगुलरली इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं सबक्यूटेनियस रूट से टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। इस सिचुएशन में लगातार इंसुलिन के इस्तेमाल के कारण पेशेंट के स्किन पर चकत्ते बन सकते हैं, स्किन खराब हो सकती है, यानी लिपोडिस्ट्रोफी हो सकती है स्किन की। इस लिपोडिस्ट्रोफी से बचने के लिए हर बार हम इंसुलिन को पिछली बार लगाई गई इंजेक्शन साइट से कुछ दूरी पर लगाते हैं। ये डिस्टेंस कितना होता है ये आपको बताना है, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2.5 इंच। The right answer is option D। इस सिचुएशन में जो आंसर होगा वो आएगा आपका 1 इंच। यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, करीबन हमें लगभग 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर नेक्स्ट इंजेक्शन लगाना चाहिए। ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंचेस इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 27, यू आर पोस्टेड इन पोस्ट सर्जिकल वार्ड, you receive a patient after eye surgery and surgeon prescribed you to irrigate the eye, written as OS in patient notes, you understand the about OS and irrigate the eye, which statement is right about the prescription। किसी आई वार्ड में आप ड्यूटी कर रहे हैं, पेशेंट के आई की सर्जरी हुई, पेशेंट आपके पास आता है और इस पेशेंट का जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको लिखा मिलता है कि इसकी OS वाली आई को इरिगेट करना है, साफ करना है, धोना है, क्लीन करना है। तो इस OS का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। राइट आई, लेफ्ट आई, बोथ आई या बोथ इन नाइट, बोथ आई इन नाइट। प्रिस्क्रिप्शन लेटर में इस तरह की बेसिक चीज़ों को मेंशन किया जाता है और ये बेसिक चीज़ें हम नर्सेस की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में गलती कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आई से जुड़ी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और प्रीवियसली पूछी भी गई हैं। अगर आपको ओडी लिखा मिले तो इसका मतलब है राइट आई, OS लिखा मिले तो इसका मतलब है लेफ्ट आई और OU लिखा मिले तो इसका मतलब है बोथ आई। OD मीन्स राइट आई में, OS मीन्स लेफ्ट आई में और OU मीन्स बोथ आई में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की।
इन हॉस्पिटल सेटिंग कोड येलो यूज फॉर विच कंडीशन? हॉस्पिटल में कोड येलो किस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मिसिंग चाइल्ड, मिसिंग अडल्ट, बॉम्ब थ्रेट, लॉस ऑफ यूटिलिटीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग कलर कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कलर कोड्स को एक्टिवेट करते ही पूरे हॉस्पिटल में ये मैसेज चला जाता है कि हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर हॉस्पिटल में कोड एम्बर एक्टिवेट होता है तो एम्बर कोड एक्टिवेशन के बारे में सुनते ही, पता लगते ही ये मान लिया जाता है कोई छोटा बच्चा, चाइल्ड या इन्फेंट हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। गार्ड्स दरवाज़ों पर एक्टिव हो जाएं, हॉस्पिटल के स्टाफ और कर्मचारी भी देखें कि कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन किसी बच्चे के साथ हो तो तुरंत उसे पूछताछ करें, उससे के बारे में पूरी जानकारी लें। अगर हॉस्पिटल में कोड ब्लैक एक्टिवेट किया जाता है तो इसका मतलब है हॉस्पिटल में किसी ने बॉम्ब प्लांट कर दिया है, हॉस्पिटल में कहीं बॉम्ब मौजूद है, इसलिए सभी अलर्ट हो जाएं। और कोड ग्रे एक्टिव होते ही इसका मतलब है हॉस्पिटल में कोई चोर आ गया है, हॉस्पिटल की कुछ चीज़ों या किसी पेशेंट की कोई यूटिलिटीज़ को उसने चुरा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a patient with acute appendicitis the nurse should anticipate which of the following treatment? किसी पेशेंट में एक्यूट अपेंडिसाइटिस कंडीशन थी, इस पेशेंट के लिए डॉक्टर द्वारा उसे कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा एज अ नर्स आप अनुमान लगाते हैं, एंटीसिपेट करते हैं। एग्ज़ाम में ये एंटीसिपेट वर्ड अक्सर इस्तेमाल होता है। एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी कि गैस करना, अंदाज़ा लगाना। ऑप्शन ए, आप भी अंदाज़ा लगाइए कि इस अपेंडिसाइटिस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देंगे। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स टू प्रिवेंट पेन, दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर एनिमा टू क्लीन बाउल, पेट साफ करने के लिए एनिमा लगाएंगे। ऑप्शन सी, प्लेसमेंट ऑफ क्लाइंट एनबीएम स्टेटस, पेशेंट को हम मुंह से कुछ भी खाने या पीने के लिए मना कर देंगे। इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाने के लिए कहेंगे। लगाइए अनुमान। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हम इस पेशेंट को एनबीएम स्टेटस पर रखेंगे। इस पेशेंट को कुछ भी मुंह से खाने या पीने के लिए मना कर देंगे और ये अपेंडिसाइटिस कंडीशन में किया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है। अपेंडिसाइटिस कंडीशन में आप पेन मेडिकेशन को अवॉइड करते हैं, पेशेंट को एनीमा नहीं लगाते। कहीं एनीमा लगा दिया तो पेशेंट में कहीं इंटेस्टाइनल इरिटेशन के कारण या इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण ये अपेंडिक्स जो कि फूला हुआ है ये फट सकता है और इससे पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सिचुएशन में एनीमा को आपको हमेशा अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, intravenous heparin therapy is ordered for client which while implanting heparin a nurse ensure that which of the following medication available on nursing unit? किसी पेशेंट को आप हिपेरिन का इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, इस हिपेरिन का इंजेक्शन लगाने से पहले आपको किस मेडिसिन का इस नर्सिंग यूनिट में अवेलेबल होना निश्चित या सुनिश्चित कर लेना चाहिए? विटामिन के, प्रोटामीन सल्फेट, एड्रेनालिन या प्रोटामीन सल्फेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट था, मैं गलती से इसे गलत पढ़ गया और इसी गलती से शायद मैं इसे जल्दबाजी में करेक्ट भी करता और मेरा एक नंबर कम हो जाता। तो क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दबाजी में ना करें, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, जब भी किसी पेशेंट को हम हिपेरिन इंजेक्शन लगाते हैं जो कि एक इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट है, यानी ये ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है, तो इस ड्रग की कहीं ओवरडोज या टॉक्सिसिटी ना हो जाए। अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका एंटीडोट प्रोटामीन सल्फेट अवेलेबल होना चाहिए।
ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पेशेंट को आप वॉरफेरिन या काउमेडिन, जिसे आप ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग के नाम से जानते हैं, ये चल रही हो, तो इसकी टॉक्सिसिटी होने पर विटामिन के को हम एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। एड्रेनलिन जो है एनाफाइलैक्सिस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।